अब आज की कहानी हम लोग को लेके चलती है कुआला लंपर, जो कि है मलेशिया की कैपिटल। साल था 2017 और महीना था जनवरी का। अथॉरिटीज ने बड़े दुख के साथ एक ग्लोबल एफर्ट का अंत घोषित किया, जो पिछले 3 सालों से दुनिया भर के लोगों के दिमाग और प्रार्थनाओं में छाया हुआ था। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के इंडियन ओशन एरिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ लगातार सर्च किया जा रहा था, पर इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम लोग फ्लाइट MH370 के डिसअपीयरेंस का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। फ्लाइट दुनिया का सबसे कॉमनली हेल्ड फेयर्स में से एक है। अब बादलों के ऊपर 500 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने का आइडिया अक्सर लोगों के लिए बहुत ज्यादा डरावना होता है। कुछ टीवी प्रोग्राम जैसे एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन और सेकंड्स फ्रॉम डिजास्टर इस एजम्पशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं कि एयरक्राफ्ट मैलफंक्शन अक्सर होते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रूवन है कि फ्लाइट सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब फ्लाइट का एक्सीडेंट होना या फ्लाइट के साथ कोई भी घटना होना, कोई भी गलत चीज होना बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन एक दिक्कत और है, फ्लाइट में एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा डिजास्टर को क्रिएट कर सकती है। इन सभी चीजों के बावजूद फ्लाइट सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। शायद यही MH370 के 227 पैसेंजर सोच रहे थे जब वो लोग कुआला लंपर से टेक ऑफ कर रहे थे। टेक ऑफ से पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था। कुआला लंपर मलेशिया से बीजिंग चाइना के बीच का फ्लाइट पाथ एक वेल ट्रेवल्ड रूट है, जिसमें रोजाना 2 फ्लाइट्स चलती हैं। एयरक्राफ्ट बोइंग 777 दुनिया का सबसे सेफेस्ट ट्रस्टेड प्लेन में से एक है और 12 लोगों के क्रू को लीड कर रहे थे कैप्टन जहारिया अहमद शाह, जो एक हाईली एक्सपीरियंस पायलट थे जिनके पास 30 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये सब नॉलेज पैसेंजर के लिए एक कंफर्ट थी, लेकिन किसी ने भी नहीं ये सोचा होगा कि ये फ्लाइट उनकी जिंदगी की लास्ट जर्नी बनेगी। अब तक जो भी चीजें सामने हैं वो स्पेकुलेशन और कंस्पिरेसी से बहुत ही ज्यादा भरी हुई है। MH370 का डिसअपीयरेंस एक ग्लोबल हेडलाइन बन चुका था और इस स्टोरी के अराउंड प्रॉफिट कमाने की कोशिश करने वालों ने बस कंफ्यूजन ही बढ़ा दिया था। लेकिन अब जबकि इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुकी है, तब हम इस केस को थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे और ये जानेंगे कि उस प्लेन और उसके पैसेंजर के साथ आखिर हुआ क्या था। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 कुआला लंपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 मार्च 2014 को रात 12:42 पर टेक ऑफ हुआ। फ्लाइट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बाउंड था और पहले 38 मिनट के लिए सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। उसके बाद कैप्टन शाह ने मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को साइन ऑफ किया और बोला गुड नाइट मलेशिया MH370। अब उसके बाद इस प्लेन से कुछ और कभी भी नहीं सुना गया, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसका ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया था और वो वियतनामीज रडार पर ट्रैक नहीं हुआ। सैटेलाइट फोन के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की गई। अब इस बिहेवियर की वजह से बाहर बैठे सब लोगों को लगा कि इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन हाईजैक होने के बाद जो टेरर ग्रुप होता है वो कैसे न कैसे करके फ्लाइट के ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे ऑफिशियल्स को ये समझ आ रहा था कि फ्लाइट MH370 गायब हो गया है, यानी गुम गया है। अब शायद वो ओशन में क्रैश हो गया या कुछ और। इसके बाद सर्च ऑपरेशन को तुरंत स्टार्ट कर दिया गया, पर बिना किसी डेफिनेट लोकेशन के वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर की टीम्स ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वियतनाम और चाइना के बीच के पूरे एरिया को कवर किया गया, लेकिन फ्लाइट का कोई भी साइन नहीं मिला। अब ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि 26 कंट्रीज ने MH370 के सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, पर फिर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिली। अब जितने भी पैसेंजर्स उस फ्लाइट में बैठे हुए थे, उनकी फैमिलीज ने ऑफिशियल्स का तो जीना हराम कर दिया था। आखिरकार ये बात भी जायज है। लेकिन 4 दिन बाद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने यह एडमिट किया कि फ्लाइट वापस मलेशियन मेनलैंड पर टर्न किया गया था। 48 आवर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे क्रिटिकल होते हैं और उन 4 दिन का लॉस एक बड़ी वजह बन सकता है प्लेन के ना पाने का, क्योंकि पहले 4 दिन तो देखा जाए वियतनाम और चाइना के बीच का जो एरिया है उसको कवर करने में ही बीत गया। अब सैटेलाइट इंजीनियर्स के डेटा के बेसिस के ऊपर ये चीज कंफर्म हुई कि प्लेन मलेशियन मेनलैंड के ऊपर शार्प टर्न लेकर इंडियन ओशन की तरफ चली गई थी। अब फ्लाइट के इस मूव पर
बहुत ही सारे लोगों ने अपने अपने सवाल खड़े किए। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि फ्लाइट के कैबिन को डीप्रेशराइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से पैसेंजर्स और क्रू बेहोश हो गए थे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उसके बाद प्लेन ऑटो पायलट पे चला गया और वो इंडियन ओशन के ऊपर चलता रहा। अब पूरे 1 साल बाद MH370 का पहला रैकेज मिला और वो था एक फ्लैपरॉन, जो कि आसान भाषा में बताया जाए तो प्लेन का पंख को बोला जाता है। और ये मिला था रीयूनियन आइलैंड के कोस्ट पर। प्लेन क्रैश के एग्जैक्ट डिटेल्स हमेशा एक मिस्ट्री बनकर रहेगी। जनवरी 2017 में सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और कंक्लूजन ये दिया गया कि सब ऑनबोर्ड ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गए थे और प्लेन इंडियन ओशन में क्रैश हो गया था। अब ये एक्सप्लेनेशन बहुत सारे लोगों के लिए कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के जवाब लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कि ट्रांसपॉन्डर को क्यों बंद कर दिया गया था और ऑटो पायलट इतना स्पेसिफिक रूट को कैसे फॉलो कर सकता है, स्पेशली बॉर्डर के साथ। और तो और इमरजेंसी एयर सप्लाई डिप्लॉय क्यों नहीं हुई और ऑटो पायलट एयरक्राफ्ट के विंग को डिप करने के लिए क्यों यूज नहीं किया गया। जब प्लेन सीधा फ्लाई कर रहा था तब इन सवालों के जवाब अधूरे लग रहे थे और ये सारी चीजें धीरे धीरे एक कंस्पिरेसी थ्योरी में बदल रही थी। और ऐसा अक्सर ऐसी कहानियों में यानी ऐसे केसेस में होता है। लेकिन ये कंस्पिरेसी जैसे कि पहले होता था, कुछ सही हो सकती है कुछ गलत, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। और हमें याद रखना चाहिए कि उस फ्लाइट में 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली सच बताना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी थ्योरीज इंटरनेट पे या फिर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है, मैं अब सब आप लोगों के सामने रखूंगा। अब इसमें से पहली में ये होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना था कि फ्लाइट को रडार पर डिटेक्ट किया गया और जब ये यूएस मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया की तरफ बढ़ रही थी और प्लेन को यहाँ लैंड कराने का ऑर्डर दिया गया था, या सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंसेस से शूट डाउन किया गया था क्योंकि जेट लाइनर वार्निंग्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अब ये क्लेम्स ज्यादातर उस ज्योग्राफी पर बेस्ड है जहां MH370 को लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ साथ फ्लाइट के रूट, फ्यूल और अवेलेबल लैंडिंग एरियाज को भी मद्देनजर रखा गया था। ये सब डिएगो गार्सिया के डायरेक्शन में कंसिस्टेंट थे। लेकिन इस कंस्पिरेसी थ्योरी को तुरंत ही FBI ने रूल आउट कर दिया, क्योंकि उन्होंने तुरंत ये प्रूव कर दिया कि फ्लाइट और मिलिट्री बेस के साथ कोई भी सस्पिशियस कनेक्शन नहीं मिला था। अगर ये कंस्पिरेसी थ्योरी सच्ची होती तो पूरे देश दुनिया में बहुत ही बड़ा कलेश हो गया होता। कुछ थ्योरीज का ये भी मानना है कि प्लेन को रिमोटली हाईजैक होने से बचाने के लिए कंट्रोल कर लिया गया था। ये आइडिया मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने साल 2018 में दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके हिसाब से जिम्मेदार आखिर कौन था। एक और थ्योरी ये भी बताती है कि MH370 को रशिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया ने शूट डाउन कर दिया था। ये आर्गुमेंट शायद क्रेडिबल ना लगता अगर मलेशियन एयरलाइन का एक और फ्लाइट MH17 रशिया की एक एंटी एयर मिसाइल से शूट ना होता। लेकिन गौर फरमाने वाली बात ये थी कि MH17 यूक्रेन एयर स्पेस में शूट हुआ था, लेकिन MH370 इस कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन से तो बहुत ही ज्यादा दूर था, यानी बहुत ही ज्यादा दूर के एरिया में डिसअपेयर हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी एविएशन एक्सपर्ट जेफ वाइस ने दी थी, जो ये क्लेम करती थी कि फ्री स्केल सेमीकंडक्टर के 20 एम्प्लॉयज जो एवियोनिक और स्लिट टेक्नोलॉजी में काम करते थे, प्लेन में ऑन बोर्ड थे। अब वाइस का ये कहना था कि इनिशियली प्लेन नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा था, जो पार्शली कंफर्म हुआ जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने सर्च कजाकिस्तान में करने को कहा था। लेकिन बाद में ये एज्यूम किया गया कि प्लेन साउथ की तरफ गया होगा। वाइस और उनकी टीम ने ये डेटा री एग्जामिन करने के बाद डिटरमिन किया कि प्लेन ने वकाए नॉर्थ की तरफ फ्लाई किया था और सैटेलाइट को फॉल्स डेटा दिया गया था। पैसेंजर की लिस्ट चेक करने पर उन्होंने देखा कि 2 यूक्रेनियन और 1 रशियन ऑन बोर्ड थे। यूक्रेनियन ओडेसा एक फॉर्मर सोवियत नवल बेस से थे और रशियन स्कूबा डाइविंग का शौक रखा करते थे। वाइस का स्पेकुलेशन ये था कि रशियन स्कूबा गियर्स
और 3 फुल फेस डाइविंग मास्क के साथ प्लेन में था। और जब प्लेन क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर था, रशियन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विपमेंट बे में घुसकर कम्युनिकेशन को सीवर कर दिया। पोर्टेबल इक्विपमेंट यूज करके सैटेलाइट को फॉल्स डेटा दिया और केबिन को डीप्रेशराइज किया। और उनके बंदों ने तुरंत ही ऑक्सीजन मास्क भी पहन लिए, जबकि पैसेंजर और बाकी के क्रू मेंबर तुरंत ही बेहोश हो गए। और आगे ये अज्यूम किया गया कि प्लेन को बाद में कजाकिस्तान के बाकू में लैंड किया और पैसेंजर को साइलेंट कर दिया गया। अब ये थ्योरी देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही हॉलीवुड फिल्मों की तरह लग रही थी। इसके बाद एक और थ्योरी का ये कहना था कि कंबोडिया के रिमोट जंगल्स में ये प्लेन क्रैश हो गया था। 2018 में ब्रिटिश वीडियो प्रोड्यूसर इयन विल्सन ने गूगल मैप्स इमेजेस के थ्रू एयरक्राफ्ट के रैकेट स्पॉट करने का क्लेम किया। ये जंगल फ्लाइट के प्लान्ड रूट के करीब था, लेकिन प्लेन का साइज बोइंग 777 यानी 777 से 10% ज्यादा लग रहा था, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा था। एक फॉर्मर पायलट क्रिस्टोफर गुडफेलो का स्पेकुलेशन ये था कि एक इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से एक डिस्ट्रप्शन हुआ और प्लेन ऑटोमाइलट पे चला गया और इसकी वजह से कोई भी वहां पे कुछ भी नहीं कर पाया। ये थ्योरी थोड़ी सी रीजनेबल लगती है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि आखिर में ट्रांसपॉन्डर को क्यों बंद कर दिया गया था और रूट इतना ज्यादा कैलकुलेटेड केसेस था। सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी कैप्टन जहारिया को लेकर है, जो ये कहती है कि उन्होंने पहले से ही पूरी ट्रेजेडी को यानी पूरे हादसे को प्लान कर रखा था। जहारिया अपने सिमुलेटर पर कुछ अजीब रूट्स प्रैक्टिस करते थे जो फ्लाइट के रूट से मैच करती थी। जहारिया मैरिटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे और कुछ लोगों का ये मानना था कि उन्होंने अपने होम टाउन पेनंग के ऊपर विंग को डिप करके अपने बचपन के घर को ड्रामेटिक फेयरवेल दिया। उन्होंने कॉकपिट से ट्रांसपोंडर ऑफ किया और थाई और मलेशियन एयर स्पेस के बीच का गैप अवॉइड करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को यूज किया और कठिन भरे रास्तों से प्लेन को निकाला। बाद में जहारिया ने केबिन को डीप्रेशराइज करके सभी लोगों को बेहोश कर दिया और बाद में फ्लाइट को वो इंडियन ओशन की तरफ ले गए, जहां पे फ्यूल खत्म हुआ और प्लेन आराम से ओशन में ही लैंड हुआ और धीरे धीरे ही डूब गया। अब देखा जाए तो ये थ्योरी पर्सनली मुझे उतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अब देखिए, इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने सब आप लोगों के सामने रख दी है। अब आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आखिर MH370 के साथ हुआ क्या था, क्योंकि हम सब लोगों को अपनी अपनी राय रखने का तो मौका देना चाहिए ना। लेकिन जो भी MH370 के साथ हुआ था वो बहुत ही ज्यादा दुखद था। पूरे 227 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन उनके साथ साथ उनके भी घर बर्बाद हुए जो लोग उनसे प्यार करते थे और आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि आखिरकार उन्हें पता चलेगा कभी ना कभी कि MH370 फ्लाइट के साथ हुआ क्या था। और मैं उम्मीद करता हूँ और आप सब लोगों से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि हम सब लोगों को प्रे करना चाहिए कि कभी न कभी उन फैमिलीज को अपना जवाब मिल जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर जिंदा रहे तो जल्द ही आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।